हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे एंड हुआ, जहाँ ख़त्म हुआ, कहीं ना कहीं वहीं से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ, वहीं से या फिर उसके आसपास से टॉपिक कहीं ना कहीं सेम था। सेकंड चैप्टर जहाँ ख़त्म हुआ है लगभग उसी टॉपिक से थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। कहाँ ख़त्म हुआ था सेकंड चैप्टर? सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ था कि हमारी कुछ नीतियाँ गलत हो गई या फिर कुछ नीतियों में कमियाँ थी, उन नीतियों को हटाया जाए या फिर एक नई नीति लाया जाए जो उन कमियों को दूर करे, है ना। कुछ ऐसा ही था, जो कमियाँ आ गई हमारी नीतियों में, इस वजह से हमारे देश को अच्छे से विकास नहीं कर पाया। विकास तो किया, समृद्धि आई, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आई। तो थर्ड चैप्टर में हम उसी नीति के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कमियां आई और किन कमियों को हमने कैसे दूर किया। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। एक समीक्षा का मतलब है कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है ये, है ना। इंग्लिश में है क्या है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन तीनों को इंग्लिश में यही कहते हैं। पढ़ते हैं क्या है? परिचय। परिचय का मतलब कि सबसे पहले हम चैप्टर में जानने वाले हैं, पहला टॉपिक यही है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आगे। तो देखते हैं क्या है परिचय में, कि भारतीय अर्थशास्त्रियों ने हमारे अर्थव्यवस्था को मिश्रित रखना ही सही समझा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में कौन कौन है? मिश्रण में दो हैं, समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद और पूंजीवाद अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी मैं यहाँ पे एक ब्रीफ में समझाता हूँ कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद होता है जब समाज को पहली प्रायोरिटी दी जाए, और पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद होता है जब पूंजीपति मतलब अमीर लोगों को पहली प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, तो पूंजीवाद और समाजवाद। हमारे सरकार में जो अर्थशास्त्री बैठे थे उनको ना तो बहुत ज़्यादा पूंजीवाद में जाना था, ना तो ज़्यादा समाजवाद में जाना था, कि ज़्यादा हम लोगों का कल्याण करेंगे ना तो लोग बैठे बैठे खाने की सोचेंगे, कुछ काम नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो इसलिए ना ज़्यादा हमें समाजवाद चाहिए था, ना ज़्यादा हमें पूंजीवाद चाहिए था। जैसा कि हमारे नेहरू जी को समाजवाद अच्छा लगता था, लेकिन समाजवाद में कुछ कमियां वो मानते थे, है 100% समाजवाद नहीं, कुछ कमियां हैं, अगर वो कमियां हट जाए तो समाजवाद अच्छा है। तो हमने क्या कहा कि हमारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो मिश्रित रहेगी, न ज़्यादा समाजवाद न ज़्यादा पूंजीवाद, हम दोनों के बीच में रहेंगे, हम दोनों को अपनाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपनाएंगे। जो कमियां इसकी है उस कमियों को हटा देंगे, जो कमियां इसकी है कमियों को अच्छा हटा देंगे, और दोनों की अच्छाइयाँ रखेंगे। तो हमने क्या करा? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। सेकंड क्या है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अब देखो हम नए थे, हमें तो पता ही नहीं था देश कैसे चलता है, क्योंकि हम उसी टाइम आज़ाद हुए थे कहीं ना कहीं। तो एक कमी रह गई हमारी नीतियों में, या फिर कह लो हमने एक गलत अवधारणा बना ली कि ज़्यादा नियम कानून रखेंगे या फिर हर चीज़ पे सरकार अपनी पकड़ रखेगी, मजबूत रखेगी खुद को, तो देश और अच्छे से बढ़ेगा। एक गलत अवधारणा बना ली। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हम ऐसे ऐसे नियम बनाते चले गए, या ऐसे ऐसे नियम बनाए जिसमें सरकार को ज़्यादा मजबूती मिली, बजाय कि निजी क्षेत्र या फिर समाज। सारे नियम ऐसे बनाए गए कि हम मजबूत रहेंगे, सरकार मजबूत रहेगी तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था गिरेगा नहीं जल्दी, अर्थव्यवस्था फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, एक जैसा रहेगा, बढ़ेगा हल्का सा, लेकिन कहने का मतलब नीचे ऊपर नहीं होगा, हम अगर ज़्यादा पकड़ रखेंगे चीज़ों पे तो। हालांकि ये सही बात है, लेकिन इतनी पकड़ रखना भी तो सही नहीं है ना। हमने क्या करा कि ज़्यादा से ज़्यादा नियम कानून बनाते चले गए, जब बहुत कानून बनाए, जिससे क्या होगा कि हम हर उद्योग में अपनी पकड़ रखेंगे, हर उद्योग हमसे होते हुए जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि आर्थिक समृद्धि और विकास धीमा पड़ गया। हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखेंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो वही सीन था कि कानून और इतने अधिनियम ने इतना जकड़ रखा था कि उद्योग वगैरह या फिर कह लो आर्थिक समृद्धि और विकास ये बहुत धीमा पड़ गया, बहुत ज़्यादा धीमा पड़ गया। अब हुआ क्या कि भारत में अपने विकास प्रक्रिया में नियंत्रण वृद्धि तो की। देखो भारत ने
अपनी विकास प्रक्रिया में काफ़ी अच्छी वृद्धि की। हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन कुछ तो कमियां रह गई थी ना, तो वो कमियां भी थी। लेकिन सबसे अच्छी वृद्धि या सबसे अच्छी बात क्या थी कि कृषि क्षेत्र में हम डिपेंडेंट हो गए। कृषि क्षेत्र में डिपेंडेंट का मतलब पहले हमें फसल भी आयात करना पड़ता था अमेरिका या किसी दूसरे देश से, कनाडा वगैरह से, कि फसल भी आयात करते थे हम। खाने तक की चीज़ें आयात कर रहे हैं हम। खाने मतलब बेसिक चीज़, खाने की तो बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन फसल, दाल, चावल, ये सब तो कम से कम आयात ना करें ना, तो वो भी हमें आयात करना पड़ता था। लेकिन और कुछ कमियां रही या फिर अच्छाइयाँ रही, वो तो साइड में रखते हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र की जो चीज़ें हैं ना, जैसे खाने की चीज़ मैंने अभी बोला, इन चीज़ों में हम डिपेंडेंट हो गए कि अब ये कृषि उत्पाद जो थे वो हम खुद को सुरक्षित किया हमने, कि इसमें हम खुद को स्टेबल मानते हैं कि अब हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और देश से। ये हम इतना उपजा रहे थे कि हमारे देश के लिए इनफ था। ठीक है, तो वो चीज़ कि भारत अपने विकास प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि तो कर रहा था और कृषि उत्पाद में भी खुद को सुरक्षित बना लिया था भारत ने। ठीक है, लेकिन कुछ कमियां तो थी। कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि भारत के पास बहुत कर्ज था। कहने वाला भारत के ऊपर बहुत कर्ज था और चुकाने के लिए असमर्थ था भारत। पैसे तो इतने थे ही नहीं चुकाने के, और इतना कर्ज था और इतनी कम पैसे थे कि हमारे पास सिर्फ लगभग 15 दिन के आसपास का, 10 से 15 या 12 से 15 दिन तक लगभग, कि इतने ही दिन के पैसे बचे थे कि हम बाहर से आयात कर सके। आयात करना मतलब होता है बाहर से अपने वहाँ लाना, विदेश से कुछ लाना। अब देखो, विदेश से जब आप कुछ लाओगे ना, तो उसको वही पैसा दोगे जो वो चाहेगा। मतलब कि अगर मैं अमेरिका से कुछ आयात कर रहा हूँ तो मैं उसको पेमेंट करूँगा ना। लेते हैं तो कुछ पेमेंट तो खरीदते हैं तो कुछ खरीदा तो हमने उसको दिया, कुछ देते हैं ना। तो अगर मैं अमेरिका से कुछ ले रहा हूँ तो अमेरिका से लेने में मेरे को डॉलर देना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, रुपया नहीं देना, मेरे को डॉलर की पूर्ति करनी पड़ेगी। फिर चाहे मैं अगर ऑस्ट्रेलिया से ले रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर देना पड़ेगा मेरे को, अमेरिकन डॉलर दे के वहाँ काम नहीं चलेगा, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करती है सरकार कि हर देश के पैसे अपने पास जमा रखती है। अमेरिकन डॉलर जमा रखेगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा रखेगी, युआन जमा रखेगी, बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी रुपया जमा रखेगी। तो ये सारी चीज़ें जमा रखती है कि कल को जिस भी जगह से मंगाना पड़ जाए उसका पैसा वहाँ पे हम दे दें। ठीक है, तो उसको कहते हैं विदेशी मुद्रा रिजर्व। मुद्रा मतलब करेंसी और रिजर्व मतलब कि इकट्ठा करना या फिर अपने पास एक इकट्ठा होना। तो विदेशी मुद्रा हम क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था, इतना भी विदेशी मुद्रा रिजर्व नहीं था कि हम 1-2 महीने तक खा सके बैठ के खाने का मतलब कि 1-2 महीने कम से कम चल जाए। एक तो इतना सारा कर्ज चुकाने में हम असमर्थ, ऊपर से हमारे पास विदेशी मुद्रा रिजर्व जो बाहर के देशों के रुपया हमारे पास नहीं था कि हम आयात भी कर सके ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, एक बारी विदेशी मुद्रा रिजर्व को हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि भारत में रखा या फिर रिजर्व किया विदेशी मुद्रा। मैंने बताया ना कि भारत सरकार क्या करती है, दूसरे देशों का पैसा अपने पास रखती है ताकि कल को जब हम उससे सामान मंगाए तो वो पैसा हम उसको पेमेंट करें। कल को अगर कोई हमसे सामान मांगता है ना, या हम किसी को निर्यात करते हैं, वो हमें अपना पैसा नहीं देगा, वो हमें रुपया देगा, क्योंकि हम तो रुपया चाहते हैं ना, हम तो रुपये में यूज़ करते हैं। और हम अगर किसी को मंगाएंगे तो हम वो पैसा देंगे जो वहाँ पे यूज़ होता है। बांग्लादेश से मंगाएंगे तो बांग्लादेश में रुपया यूज़ होता है तो मैं उसको रुपया दूंगा, बांग्लादेशी रुपया, इंडियन करेंसी नहीं, बांग्लादेशी रुपया। नाम सेम है लेकिन बांग्लादेशी रुपया और हमारे रुपये में फ़र्क है। तो ये चीज़ है कि हम जहाँ से भी मंगवाएंगे उसको उसी का पैसा देना पड़ता है। तो सरकार रिजर्व बना के रखती है। तो भारत में रखा रिजर्व विदेशी मुद्रा जो आयात के समय भुगतान में काम आता है। भुगतान करना मतलब पेमेंट करना। जब भी हम आयात करते हैं तो पेमेंट में काम आता है वो पैसा, है ना। तो ऐसी स्थिति थी कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था लोन चुकाने का, बिल्कुल भी विदेशी मुद्रा का रिजर्व नहीं था कि हम आयात कर सकें। 10-15 दिन तक का था लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं था कि हम ज़्यादा आयात कर सकें। तो हुआ क्या कि इस संकट से निकलने के लिए सरकार द्वारा एक नई आर्थिक नीति बनाई गई। नई आर्थिक नीति बनाई गई, सबको पता है मनमोहन सिंह जी ने बनाया था ना, उस टाइम पे वही थे। तो उन्होंने एक नई आर्थिक नीति बनाई जिसमें 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस मतलब 3 चीज़ों को लाया गया। कैसे लाया गया?
पहले तो बहुत अधिक नियम कानून थे, नियम कानून पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम इन 3 चीज़ों में इस आर्थिक नीति में हमने क्या करा कि नियम कानून को थोड़ा सा कम करा। सबसे पहले आया उदारीकरण, मतलब तीनों साथ में ही आए, लेकिन पहले है उदारीकरण। उदारीकरण का कैसे हिंट होगा? उदारीकरण का हिंट होगा उदारता से। भारत सरकार ने एक उदारता भरी नज़रों से देखा और सभी फर्म को बोला कि आप कोई बात नहीं, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आइए, जो पहले नियम कानून थे ना कि आपको पहले ये पेपर दिखाना होगा, आपको पहले ये कैपिटल दिखाना होगा, आप कहाँ से हैं, कहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है, समाज के लिए करना चाहते हैं या प्रॉफिट कमाने के लिए करना चाहते हो, इतने सारे झंझट थे। तो बहुत लोग करना भी चाहते थे ना बिजनेस, तो वो इन झंझट को देख के छोड़ देते थे कि नहीं चलो नौकरी कर लेंगे, नहीं करना बिजनेस, मार्केट में पैसा नहीं लगाना। लेकिन भारत सरकार ने 1991 के एक नई नीति में क्या किया कि ये जो प्रोसेस था ना, इतने सारे नियम कानून थे, इस नियम कानून को घटा दिया, आसान कर दिया। बिजनेस करना, व्यापार करना, व्यवसाय खोलना आसान हो गया। तो जो आदमी खोलना चाहता था, जो आदमी पैसा लगाना चाहता था मार्केट में, उसको आसानी मिली, तो उसको एक मोटिवेशन मिला कि हाँ अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतने नियम कानून नहीं है ना। तो उदारीकरण में क्या है? उदारीकरण में है कि जितने भी नियम कानून थे ना बिजनेस या व्यापार खोलने के लिए, उस नियम कानून को कम कर दिया गया। उस नियम कानून को खत्म नहीं करा, कम करा। जहाँ 4 प्रोसेस था, 5 प्रोसेस था कि आप यहाँ पेपर वर्क करवाइए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इतना, उसको कम करके 1-2 जगह का पेपर वर्क करवा लीजिए, आप खोल सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस आपको मिल जाएगा। लाइसेंस चाहिए होता है ना किसी भी उद्योग में जाने के लिए सरकार की तरफ से, तो सरकार से आपको लाइसेंस मिल जाएगा एक छोटी सी प्रक्रिया में। निजीकरण में क्या है? निजीकरण में है सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उद्योग है उसको निजी क्षेत्र के लिए भी खोल देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री एक टाइम पे सिर्फ सरकार चलाती थी, उसमें किसी भी निजी क्षेत्र को आना अलाउ नहीं था। जैसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के जो चीज़ें खरीदते हैं हम, हेलीकॉप्टर वगैरह, लड़ाकू विमान, ये सब, इसमें निजी क्षेत्र अभी भी नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि निजी क्षेत्र अभी भी इसमें नहीं है। रेल के क्षेत्र में निजी क्षेत्र अभी भी नहीं आ सकता, वो सरकारी क्षेत्र है अभी भी, है ना। तो वैसे ही ये जो सार्वजनिक क्षेत्र थी, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसमें निजी क्षेत्र नहीं आ सकता था। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र थी जिसमें आना अलाउ नहीं था पहले, उनको खोल दिया गया और बोला गया कि अब निजी क्षेत्र भी आके इसमें इन्वेस्ट कर सकता है या फिर अपना उद्योग खोल सकता है। ऐसा होने से हुआ क्या, जियो, हालांकि जियो तो 2016 या 2014 में आया, लेकिन एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन आइडिया, ये सब कितने थे, ये सब बहुत सारे आ गए मार्केट में और इन्होंने मार्केट को चालू किया या मार्केट को अच्छे से चालू किया। तो निजीकरण में क्या था कि निजीकरण में बहुत सारी सार्वजनिक चीज़ों को या सार्वजनिक क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को निजी लोगों के लिए, निजी उद्योग के लिए खोल दिया गया। वैश्वीकरण में क्या है? वैश्वीकरण के जैसा कि नाम से ही हिंट मिल रहा है, विश्व, भारत के बाजार को विश्व के लिए खोल देना कि अगर विश्व में कोई बंदा हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहता है तो वो उसके लिए वेलकम है, आ जाए, हम उसको सुविधा देंगे मतलब कि उसको जगह अलॉट कराएंगे, उसको अपना जो कैपिटल लेके आएगा उस कैपिटल से जो चीज़ें खरीदेगा वो चीज़ें भी मुहैया कराएगी कहीं ना कहीं सरकार, या फिर उसमें थोड़ा सा अच्छे से लोगों को वो करेगी, सुविधा देगी। और जब वो पेमेंट लेके आएगा और प्रॉफिट लेके जाएगा, पेमेंट लेके आने का मतलब जब कैपिटल लगाएगा और यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएगा, तो प्रॉफिट ले जाने में भी जो टैक्स लगता है ना वो भी हम कम रखेंगे। कोई अगर प्रॉफिट लेके जाता है हमारे यहाँ से तो उसको टैक्स तो देना पड़ेगा ना भारत सरकार को, वो टैक्स भी हम कम रखेंगे। कहने का मतलब ये कि वैश्वीकरण में इस चीज़ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई या इस चीज़ में बारे में है कि बाहर का कोई देश अगर हमारे बाज़ार का यूज़ करना चाहता है, हमारे बाज़ार में कोई अपना उद्योग खोलना चाहता है, फर्म खोलना चाहता है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, आइए आपको हम परमिट देंगे, हम लाइसेंस देंगे, आप आके बिजनेस करो, ठीक है। और वैसे ही हमारे यहाँ का कोई आदमी बाहर जाके बिजनेस करना चाहता है तो उसको भी कहीं ना कहीं सुविधा दी जाएगी कि आप जाके चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। तो वैश्वीकरण में ये है कि विश्व भर, हमारे बाजार को विश्व भर के लिए खोल दिया गया,
कि विश्व का कोई आदमी हमारे बाजार में आके बिजनेस कर सकता है। निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र को निजी कर दिया गया। उदारीकरण में ये जो प्रोसेस था ना बिजनेस खोलने का या बिजनेस को रन करने का, इतना बड़ा प्रोसेस कि आप लाइसेंस लेंगे, इस लाइसेंस इस प्रक्रिया से, फिर उसके बाद ये, फिर उसको छोटा कर दिया गया कि आप 2-3 प्रक्रिया के बाद अपना बिजनेस खोल सकते हैं, लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा। तो ये टॉपिक करते हैं अभी यहीं पे ख़त्म। अगला क्या होगा, ये तो हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं या फिर ये चैप्टर किसके बारे में होने वाला है। आगे से हम पढ़ेंगे कि ऐसी नौबत आई ही क्यों जो ये नई आर्थिक नीति 1991 को लाना पड़ा, और ये नौबत आई तो कब से हमें पता चला कि ऐसी ऐसी नौबत आ रही है हमारे साथ। कहने का मतलब पृष्ठभूमि कब पता चली कि ये नौबत आने वाली है, ये संकट आने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब है कि ये जो संकट आया तो ये स्टार्ट कब से हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो करते हैं अभी इस टॉपिक को यहीं से ख़त्म। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुरक्षित रहें।